कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया के साथ साथ भारत और उत्तर प्रदेश में लगातार फैलता जा रहा है और इसका विस्तार रूप कोरोना वायरस अपना ग्रहण करता जा रहा है। इसी के कारण पूरे देश भर में एक असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते भारत में हालात पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और आजकल का जो डेटा हमारे पास मौजूद है, हालांकि अभी तक का इसका लेटेस्ट अपडेट अभी भारत सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन लगभग 1,91,000 का डेटा हमारे पास 31 मई तक का मौजूद है, यानी कल तक का मौजूद है, जो बताता है कि भारत में ये संख्या बढ़कर 1,91,000 हो गई है। आज जब डेटा रिलीज होगा तो आप मानकर चलिए कि तकरीबन 2 लाख के आसपास हम पूरे देश भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीज पाए जा चुके होंगे। 5,000 से ज़्यादा मौतें भारत में हो चुकी हैं और ये बेहद चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के टेस्ट जैसे ही बढ़ रहे हैं, यहाँ भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी 368 नए केस सामने आए हैं कोरोना वायरस के, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे शहर भी सम्मिलित हैं। सिद्धार्थनगर जैसे रूरल एरियाज भी सम्मिलित हैं, जहां पर इस वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये तो हुआ दुनिया भर का डेटा, दुनिया भर के आंकड़े और भारत और उत्तर प्रदेश की स्थिति कि कोरोना वायरस का घातक और खतरनाक पंजा उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर के लिए एक बेहद और बड़ा खतरा लेकर आया है। कोरोना वायरस वैसे तो जहाज में चढ़कर आया था, लेकिन इन दिनों आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये गांव ग्रामीण तक पहुंच चुका है। हमारे पास गांव और ग्रामीण में कोई ऐसी स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था नहीं है कि हम इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला ग्रामीण और गांव स्तर पर कर पाएं। लिहाजा इस बीमारी को हमें रोकना, इस संक्रामक रोग को रोकना हमारे लिए, भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि करीब 23 करोड़ की आबादी का अधिकतर हिस्सा गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। हमारे पास यहाँ पर विकल्प बहुत सीमित हैं, संसाधन भी बहुत सीमित हैं। ऐसे में हमें कोरोना वायरस के साथ साथ अपनी गरीबी से, आर्थिक व्यवस्था से और चरमराती हुई व्यवस्था से भी निपटना है। लाखों की तादाद में हमारे मजदूर भाई बहन जो दूसरे प्रांतों में काम करते थे वो भी लौटे हैं। बीमारी भी आई है, गरीबी भी साथ में आई है। अब गांव में दोहरी समस्या है। पहले जो लोड एक था अब वो डबल हो गया है, क्योंकि बाहर के लोग भी आ गए हैं। गांव ग्रामीण में हमारे पास रोजगार नाम की चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज है, मनरेगा। मनरेगा के जरिए हम कितनों को रोजगार दे पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। जब तक मनरेगा की डिफिनीशन नहीं बदलेगी, मनरेगा का कार्यक्षेत्र नहीं बदलेगा, मनरेगा में काम करने की अवधि नहीं बढ़ेगी, तब तक मनरेगा के तहत हम गांव ग्रामीण को बहुत ज्यादा राहत नहीं दे पाएंगे। जब हम बात करते हैं कि हम स्किल मैपिंग करेंगे, 25 लाख लोग आ गए हैं तो इनको यहाँ रोजगार देंगे, वहाँ रोजगार देंगे, किस्म किस्म के MOU की खबरें आप अखबारों और टेलीविजन चैनल्स पर देखते होंगे, पर धरातल में बहनों भाइयों उसकी कोई जगह नहीं है। धरातल में इस तरह के MOU को कोई स्थान नहीं है, न धरातल पर लोगों को काम मिल रहा है। एक्चुअल हालात गाँव में बहुत खराब हैं। गाँव में स्थितियां ये हैं कि लोगों के पास पहले ही खाने पीने के लाले थे, अब उनके ऊपर दोहरा भार आ गया। जो पैसे कमा कर गांव में भेजते थे अब वो खाली हाथ गांव में लौटे हैं। तो आप कल्पना करिए कि हालात कैसे हो सकते हैं गांव में। एक तरफ इस वायरस का कहर, दूसरी तरफ गांव ग्रामीण की समस्या, तीसरी तरफ इससे निपटना, ये एक बड़ी चुनौती है। जब भी कोई फैसला हड़बड़ी में लिया जाता है और बिना प्लानिंग के लिया जाता है तो बहनों भाइयों उसके नतीजे बहुत घातक होते हैं। अब हम उसी घातक नतीजे की तरफ पड़ रहे हैं। ना तो हम लॉकडाउन ठीक से कर पाए, ना हम अपने गरीब मजदूर, कामगार, दिहाड़ी, डेली वेजेस, स्ट्रीट वेंडर्स, इनके प्रति कोई सहूलियत करके इनको घरों तक ठीक से पहुंचा पाए, और ना हम कोरोना वायरस की लड़ाई ठीक से लड़ पा रहे हैं। कोरोना के नाम पर पूरे देश भर में किस तरह का तमाशा चल रहा है आप बेहतर समझ रहे होंगे। कल कहा गया कि पूरे देश में आवागमन फ्री है, लेकिन आप नोएडा से दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली से गाजियाबाद नहीं आ सकते, गुड़गांव का आदमी दिल्ली नहीं आ सकता, दिल्ली का आदमी नोएडा नहीं जा सकता। हर जगह अपनी अपनी सहूलियत से नियम बना लिए गए हैं। ना कोई किसी से कंसल्ट कर रहा है, ना कोई किसी से बात कर रहा है। हर तरफ आपाधापी है, हर तरफ हर चीज को खोल देने की हड़बड़ाहट है। दुनिया के दूसरा ऐसा तो है नहीं कि अकेले भारत जैसा मुल्क ही लॉकडाउन में गया हो। दुनिया की 4 अरब आबादी लॉकडाउन में रही है, और लॉकडाउन में जाना जितना जटिल है, निकलना उससे भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। लॉकडाउन से बाहर आने के लिए हमारे पास आंकड़े होने चाहिए कि हमारे समाज की आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, हमारे समाज की आवश्यकता क्या है, कोरोना वायरस के मरीज कितने हैं, कितने वेंटिलेटर पे हैं, कितने सीरियस हैं,
कितने आइसोलेशन में हैं, कितने क्वारंटाइन हैं, कितने घर में रहकर ठीक होंगे। हमारे पास इसका एक स्पष्ट रूपरेखा होनी चाहिए और इसका प्रोजेक्शन क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत जैसे देश में हर चीज का निर्णय पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। नेता हर चीज का विशेषज्ञ होता है और उनके साथ काम करने वाले आईएएस पीसीएस दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय की कोई बीमारी है, तो आप किसके पास जाएंगे? क्या आप विधायक के पास जाएंगे? क्या आप सांसद के पास जाएंगे? मिनिस्टर के पास जाएंगे? कोतवाल के पास जाएंगे या डीएम के पास जाएंगे? या फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे जो भी हृदय रोग विशेषज्ञ होगा। पर इस देश में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन का कोई मतलब नहीं, आंकड़ों से कोई मतलब नहीं। जब कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार विस्तार रूप ग्रहण कर रहा है तब हम सब सारी चीजें खोल देना चाहते हैं। 24 मई को मैं कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं, उनको समझ लीजिए। 24 मई को भारत में 6,767 केसेस थे। उसके बाद से प्रतिदिन आज 8वां-9वां दिन है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नए केसेस 6,977 25 मई, 6,535 26 मई, 6,566 28 मई और 31 मई को लास्ट जो हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट है 8,380 ये नए केस मिल रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्थिति ठीक नहीं है। जो लोग लॉकडाउन खोल देने और आर्थिक गतिविधियों के हिमायती हैं वो समझ लें जान की कोई मुआवजा नहीं होता। किसी की जीवन और मृत्यु का आप फैसला कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए। यह वायरस लोगों की जान लेने वाला ही कोई सामान्य फ्लू नहीं है कि कोई सर्दी बुखार जुकाम हो गया ठीक हो जाएगा। कोई फ्लू लाखों लोगों की 1-2 महीने के भीतर जान नहीं ले लेता। यह बेहद खतरनाक वायरस है, बहुत ही घातक वायरस है, बहुत ही ताकतवर वायरस है। और इसके साथ अगर आप ढिलाई करेंगे, किस्म का मजाक करेंगे तो फिर स्थितियां आपके सामने होंगी। अब रातों रात किसी कलेक्टर को सूझता है, वो कहता है कि मैं दाई पटरी की दुकान सोमवार को खुलेगी, बाई पटरी की दुकान मंगलवार को खुलेगी। क्यों भाई, कोरोना क्या सोमवार को बाई पटरी पे चलता है और मंगलवार को दाहिनी पटरी पर? कोरोना के नाम पर तमाशेबाजी ज्यादा है, प्रशासनिक अफसरों की दखलंदाजी इतनी अधिक है, एक्सपर्ट्स की कोई ओपिनियन नहीं है। जब पूरे भारत के टॉप एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चला गया है भारत में, तब हम सब कुछ खोल देना चाहते हैं। और जब हमारे यहाँ 500 केस थे, हम कंप्लीट लॉकडाउन में चले गए, तब हमने पैनिक किया। 2 महीने के तमाम संघर्षों के बाद जब हमारे भाई बहन घर पहुंच गए तब कह दिया गया अब सब खोल दिया जाए। तो सारा प्रतिबंध क्या इन्हीं के लिए लगा के रखा था? बातें बहुत सी हैं, अभी डिबेट में आगे बढ़ाएंगे। कुछ बयान सुनिए। गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचें और अपने मुंह और नाक को ढककर रखें ताकि दूसरों को भी संक्रमण न हो, आपको भी न हो। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी जो खबर ये है कि मामले बढ़ने के बाद भी इनमें से मैक्सिमम लोग 80 to 85% तक लोग जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक में का अगर टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वो सोसाइटी में रहते हुए और लोगों को भी फैला सकता है। तो अगर कोई भी कांटेक्ट पर्सन है, कहीं भी आसपास किसी के कांटेक्ट में है, तो उसकी सबकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इस समय टेस्टिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी। केसेस बढ़ेंगे, लेकिन केसेस बढ़ने से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ठीक होके जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन डिफरेंट है बहनों भाइयों, प्रशासनिक अफसरों की ओपिनियन डिफरेंट है। हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं। यहाँ सब कुछ कलेक्टर साहब तय कर लेंगे, या ऊपर बैठे चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर या 2-4 अफसर जो एक सामान्य समझ के लोग हैं वो तय करते हैं कि क्या खुलना है क्या बंद होना है, जबकि ये तय करना चाहिए एक्सपर्ट को। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर वेद प्रकाश हैं केजीएमयू के जाने माने चिकित्सक हैं, प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, अनिल गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व प्रमुख सचिव गृह हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन रह चुके हैं, अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, और शिव गोपाल मिश्रा जी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, जाने माने मजदूर नेता हैं दिल्ली से, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नवीन जी मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं, फिर प्रमोद जी की तरफ बढ़ूंगा। भाई मुझे ये बताइए कि जब हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, नए केसेस लगातार मिल रहे हैं और आज आपने देखा कि 368 से ज्यादा मरीज अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं तब तक आ चुके हैं, अभी रात का डेटा इसमें जुड़ना बाकी है, तब आप सब कुछ खोल देने की वकालत कर रहे हैं। भाई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मानेंगे या फिर कलेक्टर साहब जो चाहेंगे वही करेंगे? ब्रजेश जी देखिए, ये सारे निर्णय चाहे लॉकडाउन
के स्टेजेस बढ़ाने हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या ये जो 5वां चरण है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को सहूलियत दी गई है, यह किसी एक व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं लिया है। ये सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने सारे संबंधित लोगों से, विशेषज्ञों से बातचीत करके ही ये निर्णय लिए गए। जहाँ तक बात है, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, ये एक गंभीर प्रश्न है कि संख्या बढ़ रही है, लेकिन चर्चा जब भी होती है तो ये होती है कि साहब जब पहले चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो संख्या 500 थी, आज 1.5 लाख करीब हो गई, तो आपने सारी चीजें खोल दी। आप ये देखिए कि अगर पहले चरण के समय में अगर हम लॉकडाउन को सख्ती से नहीं करते तो संख्या जो 1.5 लाख है शायद वो 15 लाख तक हो सकती थी। लेकिन इस बीच में हमने जहां देश में पहला मरीज पाया गया तो सिर्फ पूना में एक लैब थी, आज 600 से अधिक जगह पे हमने लैब स्थापित कर ली। उत्तर प्रदेश में जहां आगरा में पहला मरीज पाया गया उसको हमें दिल्ली एडमिट करना पड़ा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख के आसपास कोविड 1, 2, 3 के स्टेजेस के हॉस्पिटल और उसमें बेड की हमने उपलब्धता सुनिश्चित की है। तो हम इस बीच में तैयारी भी लगातार करते रहे लॉकडाउन में, और सामान्य जनजीवन के लिए आर्थिक व्यवस्था आपको मोर देन 65 डेज उत्तर प्रदेश में हो गए लॉकडाउन, हुए या नहीं हुए? जी हाँ, हुए। इस दौरान आपकी जानते हैं टेस्ट कैपेसिटी क्या है? एवरेज टेस्ट कैपेसिटी आपकी 6000 है, इन दिनों आप 8 से 9000 टेस्ट कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए उत्तर प्रदेश ना में तो आप टेस्ट कर पाए, नहीं टेस्ट कर नहीं पाए, टेस्ट की संख्या, ना तो आप सहूलियत दे पाए। टेस्ट अब जब रिस्ट्रिक्शन दे लगाना है और जब कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए तब आप कह रहे हैं दाई पटरी की दुकान खोल दो, बाई पटरी की बंद कर दो। ब्रिजेश जी, व्हाट इज दिस? ब्रिजेश जी देखिए, जो आपने कहा कि टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, टेस्ट की संख्या लगातार आप देखिए, पहले दिन क्या थी, आज 8,647 टेस्ट हुए हैं, और हमारा यह है कि 30 जून तक इसको हम 20,000 तक ले जाएं। तो लगातार सरकार लॉकडाउन में लोगों को नवीन जी, जो प्रदेश अपनी आबादी एक सेकंड, जो प्रदेश अपनी आबादी के 0.1% का टेस्ट न कर पाया हो, वो कह रहा है कि कोरोना हम ये खोल दे रहे हैं, वो खोल दे रहे हैं। 0.1% भी आप टेस्ट नहीं कर पाए अपनी आबादी का। देखिए, जो लोग भी अगर मेरा डेटा गलत है तो मुझे चैलेंज करिए। नहीं, आपके डेटा सही है, डेटा हम नहीं कर रहे हैं। डेटा तो भारत कितनी मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले दिन देखिए कि हमारे पास क्या था और आज हम कहां खड़े हैं। आप सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी सोच सही है कि आपको और हमको सरकार करना चाहिए, लेकिन आज एक सेकंड, अतुल प्रधान पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। जहां से हमने चलना शुरू किया था वहां से चल के हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक आगे। मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि इस लड़ाई को गंभीरता से लड़ा जाए, इसको तमाशे में तब्दील न किया जाए। नहीं ब्रिजेश जी, इसको कहीं तमाशे में नहीं तब्दील किया जा रहा है, न कहीं इसको गंभीरता से पूरी तरह से आप देखिए, चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो, चाहे मैं प्रमोद तिवारी जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद जी, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ी वैसे वैसे हम सब कुछ खोलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क होगा जिसके यहाँ कोरोना वायरस का केस बढ़े हैं तो उसने सब कुछ ढील दे दी। दुनिया के दूसरे मुल्कों ने रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए, पर हम सब कुछ खोलते जा रहे हैं। क्या हमने कोरोना वायरस की लड़ाई को पीछे छोड़ दिया है और अपनी आर्थिक गतिविधियों पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश भाई, जितना कुछ आपने कह दिया है उस पर बहुत कुछ अब जोड़ने को नहीं रह गया है। मैंने इस विषय पर इधर लॉकडाउन में देश में विदेश में बहुत से विशेषज्ञों से बात की है और एक नतीजे पे पहुंचा हूं मैं कि इसमें राजनीतिक सोच ज्यादा रही, दखल ज्यादा रहा, साइंटिफिक अप्रोच नहीं रहा। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि जब हमारे पड़ोसी चीन में ये वुहान में खतरनाक रूप से था तो उस समय पड़ोसी होने के नाते हमें सचेत होना चाहिए था। हमारे नेता ने सचेत भी किया, पर इन्होंने मजाक उड़ा दिया, हर्षवर्धन जी ने, इनके स्वास्थ्य मंत्री ने। देखिए, ये नवंबर से चल रहा था, इन्हें फरवरी में रोक देना चाहिए था इंटरनेशनल फ्लाइट, क्योंकि ये सड़क मार्ग से आया नहीं, जल मार्ग से आना नहीं था। ये तो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए वो लेके आए। तो अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोक देते तो शायद बच जाते हैं। पर दूसरी बात मेरे समझ में नहीं आई कि आप रात में 8 बजे आते हो और 12 बजे कहते हो लॉकडाउन। तब संख्या थी 5 से 51, मरे थे 10, और उस समय उत्तर प्रदेश में तो 3 या 4 थे। पर आपने ऐसा किया जैसे कोई काला धन हो, लेके भाग जाएंगे लोग कोरोना को। मान लीजिए जनता नहीं तैयार थी, आपका प्रशासन तो तैयार हो जाता, सरकार तो तैयार हो जाता, सुबह उठ के जो मिले उसे लाठी मारो, इसके अलावा कुछ था आपके पास?
मेरे भाई ने कहा कि हमने इतना बढ़ा लिया। मेरे भाई, हम ये बात बहुत दखल नहीं करना चाहते कि 0.11% टेस्टिंग हो रही है। क्वारंटाइन सेंटर के बारे में यातना गृह बन गए हैं। आप तब नहीं लाए लोगों को। सबसे बड़ा काम आपको करना चाहिए था, जो किया था बांग्लादेश ने, जो किया था श्रीलंका ने, जो किया था सिंगापुर ने, दुनिया ने, कि लगाने के पहले लॉकडाउन आप 1 सप्ताह का टाइम देते, जो जहां था वहां सकुशल घर में पहुंच जाता। आप लोगों को तब आने दे रहे हैं, मतलब गरीबों का मजाक इससे बड़ा प्रमोद जी क्या होगा कि जब वो सारी तकलीफ मुसीबत उठाकर अपने घरों पे पहुंच गया, तब आप कहते हैं कि अब पूरा देश खुल गया, कहीं भी आइए और जाइए। तो क्या भाई सारा लॉकडाउन इसी गरीब आदमी के लिए था? मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, देखिए ये लड़ाई पूरे देश की है, हम सबको मिलकर लड़नी है। मैं कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इसमें केंद्र सरकार पूरी तरह असफल रही। एक तो राज्यों से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई, दूसरा जो नमस्ते ट्रंप हुआ है, मैं दोहरा दूं, जो नमस्ते ट्रंप हुआ है उसने महाराष्ट्र, क्योंकि एयरपोर्ट से जो लोग आए मुंबई में उतरे, मुंबई में, अहमदाबाद जहां ये हुआ, और दिल्ली जहां वो आए, और आगरा जब थोड़ी देर के लिए गए। आप हिंदुस्तान का नक्शा उठाइए, यही 4 जगह हैं जहां सबसे ज्यादा प्रभावित है। जी। ट्रंप साहब के साथ जो टीम आई थी वो पूरी सुरक्षित थी, उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था। लेकिन ब्रजेश भाई, मैं फिर कह रहा हूं, जो उनके कवरेज के लिए 6-7 हजार लोग आए थे, वो मुंबई को जलता हुआ छोड़ गए, अहमदाबाद को सुलगता हुआ छोड़ गए, और दिल्ली आज तक तबाह है। पर हे भगवान, मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा है, शायद मोदी जी ने सही कहा था, आत्मनिर्भर बनना होगा हमको। जी, तो सही अभी तो सबको ही आत्मनिर्भर ही हो गया। कोरोना, आत्मनिर्भर बनो, झेलो। मैं समाजवादी पार्टी को आमंत्रित करता हूं, भरोसे रहो। ऑलराइट, समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान मेरे साथ इस कार्यक्रम में आ गए। भाई अतुल जी, कोरोना वायरस की लड़ाई तो पीछे छूट गई। अभी मैं देख रहा हूं कि रोज ये कहा जाता है कि श्रमिकों जो लौटे हैं उनकी मैपिंग होगी। अब पता नहीं कौन सी मैपिंग है, ये तो नवीन जी बताएंगे। गांव गरीब तो आज भी रोजगार को तरस रहा है। अगर मनरेगा ना हो तो लोग तो गांव में भूखमरी आ जाएगी। कौन से कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी जा रही है? देखिए, कोई जो शुरू से इंतजाम थे इन लोगों के, वो आप कहीं पर देख लीजिए, जमीन पर नहीं थे। और जो इनके काम करने का तरीका रहा है, उसमें आप सीधे सीधे देखेंगे दखल अंदाजी पॉलिटिकल बहुत रही है। और जितनी चीजें आपने कही है शुरू में, अगर ये लोग सुन रहे होंगे तो शायद एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। अभी स्टैंड करने की बात कही थी, जिस पर मैं बोला था और आपने रोका कि हम लोग कहां पर खड़े हुए हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि कहां पर खड़े हैं। किसान कहां पर खड़ा है, आपका मजदूर कहां पर खड़ा हुआ है, आपके क्वारंटीन सेंटरों में क्या हाल है। सांप निकल रहे हैं, सांप ने एक व्यक्ति को काट लिया और बच्चा वो मर गया। और अभी क्वारंटीन सेंटर में आपने ये हाल कर दिया कि मजदूरों को, जो आपके भारतीय मजदूर निकल रहे थे, उनको गायों के अस्तबल में उनको रख लिया था। ना उनके कोई खाने का इंतजाम था, ना उनका कोई अन्य इंतजाम था। लेकिन ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, अभी तिवारी जी भी बोल रहे थे कि जो नमस्ते ट्रंप हुआ, और नमस्ते ट्रंप के साथ साथ जो लोग बाहर से आए, मैं इस बात को आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, नमस्ते ट्रंप की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संक्रमण देश के अंदर लाया, वो उनको कभी माफ नहीं करेगा। क्यों, वो किस तरह से आया। जो इंटरनेशनल फ्लाइटें थी, उनको इसलिए नहीं रोका गया क्योंकि क्या नाम, नमस्ते ट्रंप वाला प्रोग्राम होना था, ट्रंप को देश में आना था, इसलिए इन्होंने संक्रमण को आने दिया। और इनको पता होते हुए भी कि नवंबर से ये बीमारी चीन के वुहान शहर में फैली है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इनको चेताया गया कि सुनामी आ सकती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट के पटल पर यह बात कही, अखिलेश जी ने, कि आप इसको संभाल नहीं सकते, अगर चर्चा करना चाहते हैं तो इस पर चर्चा करिए कि आपके इंतजाम क्या होंगे आने वाले समय के लिए। इनके आने वाले समय के लिए कोई इंतजाम की कोई चर्चा इन्होंने उस समय पर नहीं की, बल्कि इसको, एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। इन्होंने थाली और ताली बजाकर इस देश को मजाक बना दिया। और आज इस समय पर मैं कहना चाहता हूं,
अगर हिम्मत है तो जो 20 लाख करोड़ के पैकेज से आपने धोखा देने का काम किया, आज देश की जनता से आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। जो इतने लोग मरे हैं, सड़कों पर लोगों की जान गई है, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ऑलराइट, मेरे साथ अनिल के गुप्ता लोग जी जुड़ जिम्मेदार चुके हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है। भाई अनिल गुप्ता जी, देखिए लॉकडाउन में जाना जितना कठिन होता है, मैंने डिबेट प्रारंभ करते हुए ये बात कही, निकलना उससे भी कठिन प्रक्रिया होती है। निकलने के लिए आपको एक पर्याप्त आंकड़े चाहिए होते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहिए होती है, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, फिर आप फेज वाइज कैसे निपटेंगे, एक बृहद कार्य योजना चाहिए होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तो मनमाना हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप तय कर दे रही है, कभी कोई जनता से राय मांग रहा है, कोई अधिकारियों से राय मांग रहा है। भाई ये काम एक्सपर्ट्स का है ना, ये हमारा आपका काम नहीं है कि लॉकडाउन में जाना है कि निकलना है, ये काम पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के हैं। हम सीखना क्यों नहीं चाहते दूसरे मुल्कों से? देखिए ब्रजेश जी, मैं ये कहूँगा कि मुझे स्मरण हो रहा है कि चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना जो होता है अगर उसको बहुत इम्पोर्टेंट है उसके निकलने की रणनीति चक्रव्यूह से। और ये कोरोना का जो चक्रव्यूह है, ये एक ऐसा विषम परिस्थिति में प्रशासन को और सभी प्रशासनिक तंत्र जो उससे जुड़े हुए हैं उनको उनकी रात दिन की नींद उड़ाए। मैं देखिए पूर्व अधिकारी होके मेरी मर्यादा मैं मेंटेन करते हुए क्या गलती पूर्व में हुई या सही हुआ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पहले अभी कभी काफी बात हो चुकी है। मैं ये कहूंगा कि कम से कम इस समय जब हम पीक की ओर बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। इकोनॉमी अपनी लिए जरूरी है, उसको किस तरीके से रेगुलेट करें, लेकिन साथ साथ जीवन भी लोगों का बहुत आवश्यक है, उसका किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप ही के यहाँ इसी डिबेट में मैंने पूर्व में मैं संभवतः अकेला था जब सब कह रहे थे खोल दिया जाए, मैं ही विरोध कर रहा था कि अभी ना खोलें, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गुरेरिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के डॉक्टर सरीन ने एक प्रेडिक्शन दी थी। ये कहा था कि जून एंड में और जुलाई में इंडिया में पीक आएगा, और जिन कंट्रीज ने खोला है वो पीक गुजर जाने के बाद खोला है। ये भी इसका भी डेटा है, स्टैटिस्टिक्स प्रूव करेंगी। पीक की ओर अभी हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए हम लोगों ने नहीं खोला है। खैर मैं उस पर उनके निर्णय को क्वेश्चन करने को मैं अपने को सक्षम नहीं पाता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अब कम से कम जो बच्चों के स्कूल हैं ये बिल्कुल ना खोलिएगा जुलाई से, जिसकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि बड़ा इंसान एक होता है जो वयस्क है वो अपना प्रोटेक्शन करता है, इतनी अवेयरनेस आ सकती है उसमें, लेकिन स्कूलों की जो हालत है बच्चे शैतान होते हैं, टीचर्स की कमी है और टीचर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आंकड़ों पर क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम अभी पीक की तरफ पहुंचे नहीं और हमने सब खोल दिया है। हम पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल से बात करें ना, ये कोई कलेक्टर कैसे तय कर सकता है कि आज हमें दाई पटरी की दुकान खोलनी है, आज हमें बाई पटरी की दुकान खोल देनी है? कोरोना कोई लंगड़ा नहीं है ना कोई वक्री चलता है वो, ये आज इधर आएगा कल उधर आएगा। 9 बजे के बाद हम कर्फ्यू लगा देते हैं, क्यों भाई? क्या कोरोना 9 बजे के बाद सो जाता है? ये बिल्कुल मौलिक प्रश्न है। देखिए इसमें जो इस समय प्रशासनिक तंत्र है, जो ऑनेस्ट एडवाइस कितने लोग देते हैं, पहली बात कितने लोगों को बात सुनी जाती है, इस पे भी विचारना पड़ेगा। 37 साल नौकरी की 1979 से मैंने, पहले अधिकारी अपनी बात, एक्सपर्ट्स अपनी बात बिल्कुल निर्भीक होकर कह सकते थे। अब कहते हुए वो संकोच करते हैं। ऐसा नहीं उनके संज्ञान में नहीं है, मालूम नहीं है, उनको भी डेटा और स्टेटिस्टिक्स सब मालूम है, लेकिन अपनी बात कितनी उनकी सुनी जाती है या कितने वो रखना चाहते हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जी ओके, आई एग्री विद यू। ऑलराइट, शिव गोपाल मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। देखिए जब मजदूर भाई लोग बहुत परेशानी उठाकर कष्ट से मरते खपते, ट्रेन के सामने कटते हुए, सड़कों पर मरते हुए, जिन सड़कों को उन्होंने बनाया उसी में उनके पैर कट रहे थे, उसी में वो चल रहे थे, उसी में झुलस रहे थे, अब जब वो घर पहुंच गए हैं तो देश में सब कुछ खोल दिया गया। तो क्या ये लॉकडाउन गरीबों के लिए था क्या? असल में ब्रजेश जी, हमने पहले भी
एक मौके पे याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि इस लॉकडाउन को लगाने के समय में कुछ जो बेसिक आकलन करना चाहिए था वो आकलन नहीं किया गया और वो एक सिस्टम फेल्योर था। ये काम था इनका कि मैंने ये बात कही थी कि भाई इनको ये बात समझ होनी चाहिए थी कि इस देश में कितना माइग्रेंट लेबर है, कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या स्थिति आएगी, वो नहीं किया। आपको याद होगा मैंने 26 तारीख को रेल मंत्री जी को खत लिखा और खत ही नहीं लिखा, उनको मिला भी मैं कि भाई आप अगर माइग्रेंट लेबर की जो समस्या आएगी इसका अभी आपने कल्पना नहीं किया है। हमने कहा कि ये जो लोग काम करते हैं, ये जो लोग बाहर से आकर के बम्बई में, बंगलोर में, पूना में, महाराष्ट्र में, जो गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, दिल्ली में, जो लोग पंजाब में काम कर रहे हैं, ऐसे मौके पर जब महामारी आएगी हर आदमी अपने घर जाना चाहेगा। तो आपका ये जिम्मेदारी, बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि तमाम लोगों को सर मैं गाड़ियां चला जिम्मेदारी करके कितने और हैं हम पहुंचा दें। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं। कैपेसिटी में कोई कमी पूरे नहीं थी। रेलवे में जो भी ट्रेनें श्रमिकों के लिए चलाई गई, एक तो बामुश्किल चलाई गई, जो चलाई गई 80 श्रमिकों की मौत हो गई ट्रेन के भीतर। झांसी में एक व्यक्ति का शव, एक मजदूर का शव 4 दिनों तक टॉयलेट के भीतर सड़ता रहा। क्या हमने संवेदना खो दी है? हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं? क्या हम संवेदना शून्य हो गए हैं? क्या हमें फर्क नहीं पड़ता? गरीब है, मर गया तो मर गया। भाई जान की कीमत होनी चाहिए। इस देश में आम नागरिक की जान की भी कीमत है जितना भारत के वीवीआईपी की है। बहुत मुझे कष्ट है इस बात का, मुझे दुख है इस बात का कि हमारे भाई बहन ट्रेन के भीतर मर रहे हैं। 4 दिन से लाशें पड़ी हुई हैं, जिंदा सम्मान नहीं दे पाए। मरने के बाद उनकी लाशें पड़ी हुई हैं टॉयलेट के भीतर। किसी भी सभ्य समाज में ये बात स्वीकार नहीं होनी चाहिए। लाशों के साथ आदमी को बैठा दिया। ब्रजेश जी बहुत ही दुखद है और चूंकि हम लोगों ने बराबर रेगुलर इस समय इन माइग्रेंट लेबर की सेवा की है, उनको जो है वो यूनियन की तरफ से हम लोगों ने उनके लिए जो है वो कैंटीन खोली है, उनके लिए जो है वो सुविधा पहुंचाने की जो हम लोगों की क्षमता है उतना सब किया है। लेकिन फिर भी मतलब आप एक बात तो मानेंगे, ये सारी चीजें बहुत दुखद हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर 68 लाख लोगों को हम लोगों ने उनके गंतव्य पर पहुंचा देने का काम किया तो संवेदनाएं शून्य की वजह से नहीं हो पाया। ये तभी संभव हो पाया जब सारे लोगों ने मिल करके। सर आई एम सॉरी टू से शिव गोपाल जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपने कोई एहसान नहीं किया उनको घर पहुंचा के। इनका तो मौत वालों पे भी एहसान है। अरे जरा शांत रहिए, एक सेकंड, कोई बीच में नहीं बोलेगा। पहले राउंड में कोई किसी में इंटरप्ट नहीं करेगा। हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमें तो पहुंचाना चाहिए ही, लेकिन मैं ब्रजेश जी आपसे ये कह रहा हूं कि जिस समय हमारा साथी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था, जिस समय ये आइवरी टावर में बैठने वाले लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, मुझे इस बात का गर्व है कि 10.5 लाख रेल कर्मी, चाहे मेंटेनेंस के हों, चाहे वो ऑपरेशन में लगे हुए लोग हों, चाहे वो गाड़ियां चला रहे थे, कोरोना की परवाह नहीं करते हुए उन सब ने गाड़ियां चलाने का काम किया। हमें इस बात का गर्व है। ओके सर, मेरे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश जुड़ चुके हैं, केजीएमयू के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। लोगों ने कहा कि जब सारे लोग सरकार की तरफ से अपॉइंट किए हुए कोरोना के मामले के जो चाहे वही रहे, हमको गाड़ी क्यों चलवा रहे हो? शिवगोपाल जी प्लीज क्यों करवा रहे हो? हमसे गाड़ियों की वो क्यों करा रहे हो? ओके शिवगोपाल हम भी बैठ जाते। लेकिन हमने संवेदनाओं को रखते हुए मैंने आपकी बात सुन ली सर। जनता को ओके डॉक्टर वेद प्रकाश, चाहे फूड देखिए दुनिया कोई ऐसा मुल्क बताइए मुझे डॉक्टर साहब, आप तो बहुत स्टडी करते हैं, आप मुझे बताइए कि दुनिया का कौन ऐसा मुल्क है जिसका डेटा पीक पे जा रहा हो, जिसके यहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण पीक पे जा रहा है और वो सब कुछ अपना खोल देना चाहता हो? बताइए दुनिया का एक मुल्क बताइए और अपनी स्टडी बताइए। यू आर अ पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखिए एक सेकंड शिवगोपाल जी प्लीज वेट, शिवगोपाल जी प्लीज वेट। ओके डॉक्टर वेद प्रकाश। देखिए ब्रजेश जी, ये जो सिचुएशन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको हम लोगों को साइंटिफिकली समझने की आवश्यकता है। और जहां तक जो गैप है हमारी जो संसाधन है उनका, और जितनी टॉल जो बढ़ रही है, जो संख्या बढ़ रही है उसका, अगर इस गैप को हम देखें तो उस हिसाब से हमें स्ट्रेटजीज को रिवाइज करने की आवश्यकता है और लगातार हुआ भी है। नहीं एक बात बताओ, अब देखिए कि लगातार पिछले 8 दिनों में पूरे देश भर में 6000 से 8000 केस का एवरेज मिल रहा है ना? जी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? जी।
आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 370 केस अब तक आ चुके हैं, रात अभी बाकी है। ठीक, बिल्कुल। ये अच्छी सिचुएशन है या बुरी सिचुएशन है? सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बात बुरी है साफ साहब, है। अच्छी नहीं वर्ड मत क्यों कर रहे हैं? कहिए सिचुएशन बुरी खराब है, सिचुएशन खराब है। ऑफिशियल बिल्कुल ठीक है ब्रजेश जी, मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोगों को इन्हीं संसाधनों को लेकर के आगे चलना है, इसी को एक्सपेंड करना है, और साथ ही साथ हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारे लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए हमारा प्लान क्या है। और मौत के फैसले ऐसे नहीं और किए जाते मौत के लिए, एक सेकंड डॉक्टर साहब जी देखिए, आप जाने माने पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल है, मैं ये कह रहा हूं किसी के जीवन और मौत का निर्णय आप ऐसे ही कर देंगे क्या? ये कोरोना वायरस कोई नॉर्मल फ्लू है? आप बताओ मुझे, है क्या? आप मुझे बताओ, है ये है या नहीं है? नहीं है, नहीं है ना? घातक है या नहीं? बिल्कुल घातक, जानलेवा है या नहीं? बिल्कुल फिर आप जानलेवा क्यों है। सब ओपन कर देना चाहते हैं? आप लोगों की देखिए, एडवाइस क्यों नहीं ली जाती भाई? एक सिचुएशन में ये कोई कलेक्टर कैसे तय करेगा कि आज हम खोल देंगे? देखिए, मुंबई कलेक्टर के की, पास कौन सा अनुभव है, कौन सी जानकारी है? ब्रजेश जी, किसने अधिकार दे दिया कलेक्टर खोल देगा? आपको एक एग्जाम्पल की तरह से मैं बताऊं, मुंबई की जो सिचुएशन है, वहां पे हमारे अब जगह नहीं बची है कि जहां पे हम मरीजों को ले सकें। तो हम लोगों को जो स्ट्रेटजीज को रिवाइज करना होगा साथ ही साथ। और दूसरा देखिए, जो मौतें हो रही हैं, वो मौत का जो ग्रुप है वो हाई रिस्क ग्रुप है, और वो बहुत छोटा सा ग्रुप है। अगर उसको हम लोग, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, और सब लोग इसको अगर मानेंगे कि हम लोग अगर इस हाई रिस्क ग्रुप को बचा करके ले गए, तो निश्चित ही हम इस पे विजय प्राप्त कर लेंगे। डिबेट में आ गए हैं। ओके बीरेन जी, ये उत्तर प्रदेश में मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इस दिशा में क्या हो रहा है, अब तो यूपी में आज हम देख ही रहे हैं, सब कुछ खोल दिया गया है, ज्यादा अधिकतर चीजें ऑपरेशनल हो गई हैं, फंक्शनल हो गई हैं। दूसरी तरफ श्रमिकों की, गरीब मजदूरों की समस्या अलग है। हमें ये रोज बताया जाता है कि आज ये एमओयू साइन हो गया, आज वो एमओयू साइन हो गया, पर गांव में तो हालात वैसे ही है ना। देखिए, वो जो एमओयू साइन हुआ है वो खुद दरिद्र कंपनियां हैं, वो दूसरे की नौकरी क्या देंगी? अब आईआईए, इंडियन इंडस्ट्रीज और तमाम सारी जो सीआईए जो खुद ही ठेका लेती हैं। अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी तो ये सीआईआई वालों ने ही तो टेंडर लिया था इसका आयोजन कराने का। ये कहाँ से रोजगार देंगे? दूसरा ब्रजेश जी, अब शराब की तो ये दुकान कैसे एमओयू हो जाते हैं? मतलब मैं अधिकारियों के इस दिमाग की दाद दूंगा। वाह। हाँ, ये बात बाजीगरी की है और इसकी कायल होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही में तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार के आंखों पर खुलेआम धूल झोंक सकते हैं। अब शराब की दुकान 10 बजे सवेरे से रात के 9 बजे तक खुलेगी और अपराधियों को भी पूरी छूट होगी कि वो बैंक लूट सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में आज दिन दहाड़े लूट हुई है और इलाहाबाद से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक तमाम जगह डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन है ये तो लोग नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि प्रमुख सचिव गृह कौन है, और वही पूरी सत्ता को हाईजैक किए हुए है और चला रहा है उत्तर प्रदेश को। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, किसके प्रति है, कब है, ये कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि यहाँ पद डिफंक्ट हो चुके हैं और एक व्यक्ति ने सारे पदों को हाईजैक करके रखा हुआ है। अब आप सोचिए कि जिस प्रदेश में इतनी बड़ी महामारी हो, जिस प्रदेश में अपराध, हत्या और लूट का बोलबाला हो, वहां पर विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे लाते जा रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। लोकतंत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की कि लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है, राजनीतिक दल जब पावर में आते हैं तो उन्हें ऐसी प्रैक्टिस से बचना चाहिए, लेकिन उसका भी शायद कोई असर नहीं हुआ और अजय लल्लू आज भी जेल में है। तो अजय लल्लू क्रिमिनल है या पॉलिटिशियन है? राजनीतिक हैं, 2-2 बार विधायक रहे हैं, जनता की सेवा में जेल गए हैं। हम बस से भेज न पाए, लेकिन तुम्हारी बस हम चलने नहीं देंगे, और चलाओगे तो जेल में डाल देंगे। तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी, मतलब हमसे ना लोगी तो हम दूसरे से लेने न देंगे। तो ये है ब्रजेश जी। और हमारे यहाँ तो एक से एक देखिए, हम तो अमेरिका से आगे निकल जाते हैं। एक बार हमारे यहाँ एक अमेरिकी जो है हिंदुस्तान आया था भ्रमण करने, और जब वो बस अड्डे पे पहुंचा
तो उसने एक किताब देखी, उसके हार्ट अटैक आ गया। उसमें लिखा था कि 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। उसको हार्ट अटैक आ गया कि साला अमेरिका में कितने साल लोग मेहनत करते हैं तो डॉक्टर यहाँ 30 दिन में बना दिया जाता है बस अड्डे की किताब से। तो ये देश में यही सब संभव है और ऐसे होता रहा है। ब्रह्मांड के नेता देखिए, अरे वीरेंद्र के बीच में बोलने का जोखिम ना लो। देखिए बोलिए विजय जी, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की कोशिश ईमानदार हो सकती है, वो रात दिन मेहनत करें, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है जी। लोग कहते हैं कि जो मजदूर आए हमारी ताकत है, अच्छी बात है, लेकिन उस ताकत का हम उपयोग कैसे करेंगे? कितनी फैक्ट्री लगा देंगे, चीनी एमओयू कर तो दिया। एमओयू से कोई मैपिंग भी हो रही है शायद। एमओयू से न बेरोजगारी दूर होगी, न मैपिंग से होगी। प्रवासी एक वो भी बना दिया है, सेल भी बना दिया, आयोग भी बना रहे हैं, तमाम चीजें हैं। उसमें जरूर कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा देखिए आयोग में। हाँ, हो सकता है, उसमें जॉब की गारंटी है। ब्रजेश जी, अपराधियों को खुलेआम इस समय छूट मिल गई, एक तरह से लगता है खौफ खत्म हो गया है। अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। अब ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई, जब लॉकडाउन खुला तो अपराधी भी खुलेआम तांडव करने लगे हैं। 1,90,535 मरीज भारत में हैं आज। कल 2 लाख को हम लोग छू लेंगे। तो चीन, कहा जाता है कि चीन ने अपने देश में ये जो वायरस बनाया था कि गरीबों को खत्म करने के लिए बनाया था, गरीबी मिटाने के लिए। हिंदुस्तान में ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, ब्रेक लेना चाह रहे हूँ। देखिए, तमाम लोगों की नौकरी चली गई, तमाम घरों में मातम है, तमाम लोगों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, सरकारों के दावों के इतर सब फुस है। एक बार एक लौंडे ने कहा अपने बाप से, हॉस्टल में था, कि पापा पैसा भेज दो, स्कूल की किताब खरीदनी है। तो पापा ने पैसे के बजाय किताब खरीद के भेज दी और कहा कि बेटा जैसे 20 लाख करोड़ वाला पैकेज आ रहा है उसी तरह का ये गिफ्ट है, नगद की उम्मीद न करो, सामान चाहे जो ले लो। जी जी कंक्लूड करें। 2 लाइनें कहूंगा कि करके हम एमफिल व पीएचडी लगा रहे ठेला सब्जी मंडी, और सरकार एजुकेशन दे के हमें खाली किया पर्स और फिर मोबाइल थमा हाथ में बोल रही है कि जॉब करो सर्च, और करके मैं एमए बीए पास बन गया बेरोजगारी भत्ते का दास। बेरोजगार है, पढ़ने लिखने का यही एक चमत्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन जी, मुझे एक बात आप बताइए, मैं आपके पास लौटता हूँ। अभी हालात जिस तरह से हैं, हमारे यहाँ लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये और बढ़ेंगे, कोई रुकने वाले तो है नहीं, ना कोई थमने वाले हैं। संक्रमण फैल चुका है, तो जाहिर बात है जितना टेस्ट बढ़ाएंगे उतने मरीज बढ़ेंगे। कल जब संक्रमण बहुत विस्फोटक हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास की क्या स्ट्रेटजी है? ब्रजेश जी, देखिए, संक्रमण लगातार जिस प्रकार से बढ़ा, हमने अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया, अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को भी बढ़ाया। अभी जो हमारे अभी कांग्रेस पार्टी के मित्र लोग जो बोल रहे थे, बड़े भाई हैं, मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा। और विजय जी, थोड़ा समय इसलिए चाहूंगा कि सबके प्रश्न मुझसे, मेरी पार्टी से, मेरी सरकार से हैं। प्रमोद तिवारी जी बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके उस पर कोई शंका वो नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की काबिलियत उसके नेतृत्व से समझ में आती है। तो अब किसी समय किसी बड़े नेतृत्व के अंदर में थे, अब कौन सा नेतृत्व उसके बारे में बताना नहीं है। आपने लगातार कहा कि ट्रंप आए, कोरोना लेके आए, उनके साथ 6000 लोग आए, पूरे देश में 4 शहरों में कोरोना फैला दिए। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से आलू से सोना बनाने वाली बात थी। दूसरी बात जो लगातार चर्चा में आती है कि प्रवासी मजदूरों के आगमन पे एक बात आई कि आपके पास डेटा नहीं थे। ये सही बात है, डेटा नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार ने इनके लिए एक आयोग बनाने की घोषणा की, इसीलिए की कि जो भी आदमी बाहर जाए कम से कम उसका सरकार के पास डाटा हो। आप याद करिए, जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ, सभी सरकारों से केंद्र सरकार ने अनुरोध किया कि आप अपने यहाँ रहने वाले जो अप्रवासी मजदूर हैं उनके डाटा संबंधित राज्यों को उपलब्ध कराएं। लेकिन इसमें ब्रजेश जी, ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूं, सबको स्वीकार करना चाहिए कि राज्य सरकारों ने इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जिसके वजह से ये सारी समस्याएं। अब रही कांग्रेस पार्टी, बार बार चर्चा करती है कि आपको ये करना चाहिए।
आप याद करिए ब्रिजेश जी, जब आप जनधन छोड़िए ना मजदूरों को, आप जनधन कोरोना खाते, वायरस से सुन कैसे लीजिए लड़ोगे? ब्रिजेश जी, मुझे जनधन बताओ, छोड़ो मजदूरों को खाते अभी। जब हम लगभग कल कर 30 लेंगे करोड़ डिबेट। लोगों को जनधन खाते खुलवाए प्रधानमंत्री जी ने, तो यही कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे। आज यही कांग्रेस कहती है कि आप डायरेक्ट खातों में पैसा भेजिए। तो कांग्रेस बताए कि उसकी सरकार थी 55 साल की, मैंने सवाल आपसे क्या किया था नवीन जी? आज हमने सब्र खाते से सवाल खुलवाए, आज सुनिए हम पैसा भेज और रहे हैं, डिबेट को आज सिस्टमैटिक उज्ज्वला चलाएं। गैस योजना के तहत हम दे रहे हैं। और रही बात ब्रिजेश जी, कोरोना से भूखा कैसे कोई न मर, मैं निपटिएगा? सुन लीजिए जरा, मैं फैल सारे रहा है। प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। चर्चा हुई कि लोग भूखों मरेंगे। सरकार ने लॉकडाउन के हर महीने में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, यह पीडीएस के माध्यम अभी से लखीमपुर पूरे देश खीरी में के देने का गुप्ता काम जी किया। वाला पत्र याद है जिसमें सुसाइड उत्तर पत्र- प्रदेश में ब्रिजेश जी, उत्तर लिखा था प्रदेश उन्होंने? में 30 लाख रेहड़ी खोमचे वालों को उनके खाते में 1,000 बस ये हेडलाइन में बट रहा है। सरकार कर रही ये है। जितना आप कह रहे हो ना, ये हेडलाइन में बट रहा है। बिल्कुल हेडलाइन में नहीं आप बट रहा है, देखिए, जमीन पर बट गुप्ता रहा जी है। की चिट्ठी याद है? दुर्भाग्य है कि देखने वालों के चश्मे की बात है। नहीं, गुप्ता जी की जो चिट्ठी लोग याद है उत्तर या नहीं? प्रदेश के छात्रों से एक बात कहते हैं बताओ। कि पैसा काहे दीजिए उत्तेजित हो और रहे हो फर्जी उसमें? यहाँ बस का नाटक करते हैं। इतना जो उत्तेजित जो क्यों हो नेता रहे हो? उत्तर प्रदेश में गुप्ता कहते हैं जी कि की बिजली चिट्ठी का याद है कि आप पढ़वाऊं 4 आपको? महीने का माफ कर दीजिए। जिसने आत्महत्या और की थी। राजस्थान में आपकी सरकार है, ओके। वहाँ पर 2% सरचार्ज ऑल राइट, प्रमोद जी, ऑल राइट, ओके। नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आपके पास आ रहा हूं नवीन जी। कोरोना ऑल राइट, वैश्विक महामारी है, सबको ऑल राइट, मिलकर ओके। ईमानदारी से लड़ना चाहिए। ओके, आग में लाके बोलो, अतुल इतनी प्रधान बार शांत, बोलो, लोग अतुल सच मान प्रधान, मैं आपके पास आऊंगा। अरे आप क्या बोल रहे हैं यार? शुड बी सिस्टमैटिक। आप लोग तो खाली अरे, ट्विटर ओके। हैं, अपने घर में बैठ कर राजनीति करिए। अरे तुम्हें पता जमीनी है? धरातल खत्म हो पता चुकी है है। हमारे बारे में? जमीनी धरातल खत्म हो चुकी है। एक मिनट ए, रुकिए। श्रीवास्तव जी, जमीन की घर में धरातल बैठ खत्म के हो चुकी पॉलिटिक्स है। तुम जैसे घर में लोग बैठ कर कर रहे हैं। ट्विटर खाइए। अरे ओके। तुम के लिए अरे आप खेलिए ट्विटर। अरे भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? दोनों की आप आवाज बंद की ट्विटर जाए, खेलिए, दोनों की आवाज बंद बोलने की के जाए। अलावा- सीधे प्रमोद तिवारी जी के पास चलते हैं। शांत, ओके, ऑल राइट। प्रमोद तिवारी जी, मुझे आप बताइए कि अब जब संक्रमण बहुत विस्फोटक रूप अख्तियार करेगा, हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात गलत साबित हो, परंतु मुझे चिंता इस बात की है कि ये जून का महीना और जुलाई का महीना देश में कोरोना का और बीभत्स स्वरूप देखेगा। और उसका मुख्य कारण ये होगा, दो फिगर कोई नहीं देता ब्रजेश जी, मैं देना चाहता हूं। देखिए, पूरे दुनिया में भारत चौथे नंबर पर है जहां गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना के लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। हम सिर्फ ब्राजील से, अमेरिका से और रूस के बाद आ गए हैं। हमारी संख्या 86,000 है, गंभीर सीरियस टाइप। और जो क्रिटिकल हैं उनमें नंबर 2 पे हैं, 8,944 जो 9,000, अमेरिका के बाद, स्टेट के बाद वहां 17,000। इन दो फिगर्स को देखिए, इनका कन्वर्जन इनटू डेथ की संभावना ज्यादा है। डॉक्टर साहब बैठे हैं जो क्रिटिकल या सीरियस है, उनको खतरा ज्यादा है जी। हमें पहले इन पर ध्यान देना चाहिए। अभी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, या तो ये तय कर लें इन्हें कांग्रेस से, विपक्ष से लड़ना है या कोरोना से लड़ना है। मैं दावे से कहता हूं कि कोई मेरी इस बात का जवाब ये दे दे कि मुंबई जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई वहीं क्यों सबसे ज्यादा है, अहमदाबाद जहां नमस्ते ट्रंप हुआ वहीं सबसे ज्यादा क्यों है, दिल्ली जहां वो गए सबसे ज्यादा है, और आगरा थोड़ी देर के लिए गई। ये 4 शहर क्यों जल रहे हैं, उसका कारण सुन लीजिए ब्रजेश जी जो मैं बोल रहा हूं जी। ये ऑथेंटिक रूप से मैंने चैनल से देख के कहा। प्रमोद जी, इन चारों conclude करें। जगह एयल स्टेन जी, मैं खत्म, एयल स्टेन का वायरस है जो अमेरिका में है और वुहान में है, ये वहीं से आया है। तो आइए मिलजुल कर इससे लड़े। ब्रजेश जी, ऑल राइट, मैं एक सब करना चाहूंगा। प्रमोद जी बहुत वरिष्ठ हैं, हाँ। बहुत अच्छे आंकड़े उन्होंने दिए कि को क्रिटिकल केसेस का जो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन प्रमोद जी ये भी अगर बताते कि सबसे अधिक रिकवरी केस हिंदुस्तान में है दुनिया में, ये भी थोड़ा बताना चाहिए। आप वरिष्ठ हैं, आपकी बात बहुत लोग सुनते हैं, मानते हैं जो है, ये आप बताइए। दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 47% रिकवरी केस हमारे देश में है, यह भी बताइए। ये भी तो बताओ कि टेस्ट सबसे कम कर रहे हो भारत में। बहुत सुनते हैं, ये भी तो बताओ कि भारत में सबसे कम टेस्ट कर रहे हो। टेस्ट यूपी जैसा स्टेट दावे से, चुनौती से, ओपन चैलेंज, 0.1% टेस्ट भी नहीं किया आपने अपनी आबादी का। 0.1% टेस्ट भी नहीं करते हैं। अब बता रहे हैं कि हमारे लोग ठीक हो रहे हैं। ओके, अतुल प्रधान, जस्ट वेट। नवीन जी, मैंने आपको पर्याप्त टाइम दिया ना। नाउ प्लीज, ओके, अतुल प्रधान,
क्या कोरोना वायरस की लड़ाई को हमने पीछे के डोर पे छोड़ दिया है? एक फिगर अब हमारे गलत- सामने लड़ाई एक दूसरी सामने फिगर आ गई गलत न है। चला जाए, विजय मजदूर जी। गरीब अलग परेशान है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल विजय रहा है, जी। और यहाँ पर एमओयू पे एमओयू साइन हो रहे हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा 2018 जब 4,89,000 के रिकॉर्ड एमओयू साइन किए इन लोगों ने। आप ये बता दीजिए, इनमें से ये बता दें जब मेरी बात समाप्त होगी उसके बाद, कि 4,89,000 में कितने पटल पर आए, कितने जमीन पर आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, किससे उसको लाभ मिला। सिर्फ अखबार में खबर छपी, टीवी पर खबरें आई, इसके अलावा एमओयू का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इस समय के सवाल है, मैं वो बात करना चाहता हूं आपसे। किसान का क्या होगा? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर वहां तक 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। वो लोग बीलों के बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं गन्ना अपने डालने की। दूसरे नंबर पर अस्पतालों का हमारे क्या हाल है? मैंने आपके चैनल पर देखा, हमारे मेरठ के मेडिकल कॉलेज में रात के 9 बजे एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और अगले दिन 2 बजे तक उसकी लाश वहां पर पड़ी रहती है। कितने वीडियो वायरल हुए हैं क्वारंटीन सेंटर के। आगरा इन्होंने मॉडल बनाया था, आगरा अस्पताल को, आगरा को इन्होंने मॉडल बताया था। वहां पर किस तरह से लोगों की परेशानी या दिक्कत का सामना देखना पड़ा आपके तो सामने। आप क्या समझते हैं, अंतिम सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में चैलेंजेस क्या है? मैं आऊंगा नवीन जी, सब आपका सबके सवाल समेट के लास्ट में आपके पास आ जाऊंगा। आप तब तक वेट कर लीजिए, तब तक वेट कर लीजिए। ओके अतुल गो अहेड। अतुल 10 सेकंड ओनली। अतुल 10 सेकंड ओनली। श्रीवास्तव जी चुप बैठिए। अरे चुप क्या बैठे, धमकी देंगे आप, हल्ला बोल करेंगे। आप प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपकी सरकार को कितनी चीनी मिली आपने बेची, कितनी चीनी मिली आपने शुरू करा। अरे हत्या के कारण हत्या करने वाले आप लोग हैं। वहां पे चरित्र संस्कार है, आज अलीगढ़ में वहां पे चरित्र संस्कार है, हत्या करना तुम लोगों को पालना। जैसे अलीगढ़ में शांत चाल चरित्र चल रहा है, पार्टी का चाल चरित्र चल रहा है। क्या हो रही है? ऐसे कराओ गुंडा चढ़ाई का खड़ा नहीं है। कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, शांत होइए, शांत होइए। ओके ऑल राइट, अनिल गुप्ता जी की तरफ चलता हूँ। भाई अनिल गुप्ता जी, ये मुझे बताइए कि एक आयोग बनाया जा रहा है, सब कहा जा रहा है जिसमें लाखों लोगों को हम रोजगार देंगे, ये मैपिंग कर लेंगे, वो मैपिंग कर लेंगे। आप मुझे बताइए कि ये एमओयू होते कैसे हैं, और सीआईआई या आईआईए जैसी संस्थाएं जो बेसिकली इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच के लाइजेंस का काम करती हैं, वो कब से रोजगार देने लगी, और वो कौन सा रोजगार दे देंगी? देखिए, ऐसा संस्थाएं एपेक्स बॉडी हैं जो इंडस्ट्री की, उन पे आंकड़े होते हैं, वो खुद रोजगार तो नहीं दे सकती, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन उनके पास ये आंकड़े हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री रोजगार के लिए उनको मैन पावर की आवश्यकता है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो ये है, जो हमारी प्रवासी श्रमिक आए हैं वो नरेगा में काम करने के लिए इच्छुक बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो स्किल्ड लेबर है। जो महाराष्ट्र में, गुजरात में या अन्य स्थानों पर भी वो फैक्ट्रीज में काम करते थे, वो जमीन पे काम करने में उनकी इच्छा नहीं है। क्योंकि आज मैं दिन में स्वयं गया, एक लखनऊ के पास एक गांव में, बख्शी के तालाब ब्लॉक में पड़ता है, और मैंने 1-2 लोगों से बात की जो बाहर से आए, तो वो चाहते हैं कि हमें फैक्ट्री में काम मिले, और हो सकता है वो बाहर भी वापस जाना चाहें जहां से आए हैं कुछ समय अंतराल के बाद। लेकिन मूल प्रश्न ये है, यहां पर हमें ये सोचना पड़ेगा अब हमें आगे क्या करना है। देखिए, टेस्टिंग आज ठीक है 0.1% आपने बताया, लेकिन हमारे देश की एक इतनी बड़ी आबादी की टेस्टिंग जो शुरू में थी और आज थी, उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ा है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। टेस्टिंग बढ़ी है, इसको और बहुत बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो कठिनाई है जो आ रही है क्वारंटीन सेंटर्स में, अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका में कोई सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स नहीं है। कोई आइसोलेशन पे रखने के लिए अमेरिका में जगह नहीं है। या तो वो अस्पताल जाता है या वो घर पे अपने सेल्फ क्वारंटीन में रहता है जी। हम लोगों को शुरू में ये रहा कि उसको घर पे रहने को हमने डिस्करेज किया, परिभाषा बदलते रहे। पहले हमने कहा कि 21 दिन, फिर 14 दिन, फिर अब 7 दिन। आईसीएमआर ने जो कहा है परिभाषाएं तो इतनी बदल दी हैं कि अब तो हम बिना टेस्ट किए उसको निगेटिव घोषित करके घर भेज देते हैं। अब तो इतने बदल दी है परिभाषा हमने।
आऊंगा प्रमोद जी, मेरा ये आता हूं कहना आपके पास। कि प्लीज वेट। लोगों को भय जो क्वारंटीन सेंटर क्या भय हो गया है लोगों के माइंड में, तो उचित होगा कि अगर देखिए इसमें आपके नंबर बढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, नंबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी नंबर भी बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से खोला जा रहा है, आप थोड़े दिन बाद देखिएगा जब नंबर बढ़ जाएगा, जो परिभाषा आई है, जो कल आदेश पर जारी हुआ, उसमें लिखा है कि एक केस आने पर वो कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित हो जाएगा। जब कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित हो जाएगा तो ना वहां बाजार खुलेगा और ना ही वहां मूवमेंट रहेगा। आप 15 दिन बाद आगे देखिएगा आगे कि क्या स्थिति हो जाएगी, शिवगोपाल मिश्रा जी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे। शिवगोपाल जी प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा था कि आज बड़ा अच्छा है कि आपने अच्छी डिबेट रखवाने का काम किया। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि अभी आपने कहा कि आयोग बन रहा है इन मजदूरों के लिए, मैपिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैं तरफ आप जानबूझ के प्रमोद जी को बुलाया था, आपके मित्र हैं इसलिए इनको बुला लिया कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो देश के अंदर कुछ कानून है थोड़े बहुत, वो कानून, श्रम कानूनों को आप नष्ट करने का काम कर रहे हैं। लोगों की आप जो है वो अलाउंसेस बंद कर रहे हैं, आप लोगों का डीए बंद कर रहे हैं, केंद्र सरकार डीए मर्जर का काम कर रही है। इन सब बातों को लेकर ऑल इंडिया फेडरेशन आज से आंदोलन शुरू कर चुका है। तो सवाल इस बात का है कि आप अपना पहले जो सारा तंत्र है इसको ठीक करने का काम करिए, एक नियत ठीक करने का काम करिए। अगर आपके वास्तव में मजदूरों का कुछ करने का विचार है तो दूसरी तरफ मजदूरों के ऊपर तलवार चलाने की बात क्यों हो रही है? खाली जो कुछ है वो जो है सरमाएदार के लिए होना चाहिए, जो हमारा जो है वो हमको जो है वो सर, इससे बड़ा तमाशा क्या होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए नियम कैसे बदले गए कि एयरपोर्ट तक तो आप सोशल डिस्टेंसिंग और जहाज के भीतर इकट्ठे बैठ जाओगे। इससे ज्यादा क्या तमाशा हो सकता है कोरोना का? मतलब दुनिया का कोई आदमी को कह दो पॉलिसी बनाने के लिए तो भी इस तरह की पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश, मुझे आप बताइए कि आने वाले 15 दिनों में आप क्या देखते हैं, किस प्रकार की स्थितियां होंगी? ब्रजेश जी, निश्चित ही केस बढ़ने का सिलसिला है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी, और ये भी सही है कि इससे हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का जो फोकस अब होना चाहिए वो हाई रिस्क ग्रुप पे होना चाहिए जिसमें से मौतें हो रही हैं। और इस हाई रिस्क ग्रुप में मैं आपको बता दूं कि 58 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हार्ट के, किडनी के, लंग के, लिवर के मरीज हैं, किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और छोटे बच्चे 6 साल तक के हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जो विरोधाभास है उसको छोड़ करके सब लोग मिल करके इसको आगे ऐसे बढ़ाएं साइंटिफिक वे में कि किस तरह से हम लोग इसको घरों में है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना। अनिल गुप्ता कह सकते हैं, शिवगोपाल जी समझा सकते हैं, अभी मैं बोल सकता हूँ, आप कह सकते हैं। अभी गुप्ता साहब, निर्णय तो यहाँ कलेक्टर को ही करना है ना, अभी गुप्ता साहब ने पॉलिटिकल लीडरशिप को करना है। अभी गुप्ता सर ने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स बढ़ेंगे, जैसे केसेस बढ़ेंगे फिर देखिएगा आधा लॉकडाउन पूरा देश फिर से हो जाएगा, जिस तरह से हमने नियम बनाए हैं। लेकिन घरों में ही देखिए, घरों में होम क्वारंटाइन को बढ़ावा देना होगा, साथ ही साथ जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं इनको घरों में ही आइसोलेट करना होगा। तिवारी जी कुछ मेंशन कर रहे थे, फिर मैं ये आगे की स्ट्रेटजी होगी। प्रमोद जी गो अहेड, प्रमोद जी गो अहेड। देखिए, मैं चाहता हूं कि इतनी अच्छी चर्चा में आंकड़े गलत ना जाएं। हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कह दिया इंडिया में हाईएस्ट रिकवरी रेट है। मैं आपको बता दूं, संख्या के हिसाब से 9वें नंबर पे 9th, और परसेंटेज के हिसाब से मैं इनकी जानकारी के लिए और इनके माध्यम से देश की जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको कि इंडिया में 47% है, स्पेन में 68% है, और जर्मनी में 90% है, इटली में भी ज्यादा है। तो इस तरह के गलत आंकड़े डिबेट में नहीं देने चाहिए। संख्या के साथ प्रमोद जी देखिए, पढ़ लिख के आते हैं, वो कोई नॉर्मल प्रवक्ता में समझिए। प्रमोद जी बड़े पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, और जब ये हाउस में बोलते थे तो लोग इनको सुनते थे। विजय जी, इसीलिए मैंने कहा कि प्रमोद जितने वरिष्ठ हैं, डोंट मिस अप विद प्रमोद तिवारी, बताया, डोंट मिस अप विद प्रमोद तिवारी, लेकिन उन्होंने जो वेरी वेल प्रिपेयर्ड रिकवर हो गए उसके विषय में नहीं बताया। मेरे पास जानकारी तो उनके पास ज्यादा जानकारी, इसीलिए मैंने उनसे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपने अपनी राय आज के इस कार्यक्रम के लिए रखी। बहनों भाइयों, लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है
आपके लिए बेहतर यह है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धुलते रहें, कोशिश करें घरों से ना निकलें। सरकारें कितना भी चीजें खोल दें, लेकिन आप कृपया घर पे रहें। घर पे रहेंगे, खुद भी बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।